हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। तो हम पिछले वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे और बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, और इसमें हमने कुछ बातें कर ली थी उनसे इतिहास की। किसकी? बायोटेक्नोलॉजी के इतिहास की। अब देखो, आज हम एक बात करेंगे। हमने बायोटेक्नोलॉजी के इतिहास में क्या पढ़ा साहब कि 1972 में पॉल वर्ग ने सबसे पहले क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, पुनर्योगज डीएनए बनाया। अच्छी बात है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि 1973 में किसने? स्टैनले कोहन और हार्वर्ट वॉयर ने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का उपयोग करते हुए क्या बना लिया? नया जीव बनाया। ठीक है। 1983 में कैरी मुलिस ने क्या किया? पीसीआर की खोज की थी, और पीसीआर खोज के द्वारा हम क्या कर लेते हैं? किसी भी डीएनए की कम समय में अधिक संख्या में फोटोकॉपियां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई। अब देखो, एक वर्ड आता है, हम बार बार बात कर रहे सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो डीएनए को जोड़ लिया, इस तरह की। तो ये जो सारे प्रयोग चल रहे थे ना, इन सभी प्रयोगों को बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक नाम यूज में लिया जाता है और उसको बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसको हम क्या कह देते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है बेटा, इंजीनियरिंग की बात करें तो मैं पता होगा साहब इंजीनियर का क्या काम होता है? ये जोड़ा, वो तोड़ा, दो नए किसी चीज़ के दो नए यंत्र आपस में जोड़े, नई चीज़ बना दी। कोई गाड़ी है, उसमें किसी की लाइट का थोड़ा अलग डिजाइन दे दिया, किसी का कुछ तोड़ा जोड़ा। मेरा कहने का मतलब कि इंजीनियर का काम होता है साहब जोड़ तोड़ करना। किन्हीं पार्टों को जोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ के अलग किसी चीज़ में जोड़ के नई चीज़ बना दी। जेनेटिक इंजीनियर भी सेम वही बात है। क्या कि जो पुरानी बायोटेक्नोलॉजी थी वहाँ हम केवल दही, सिरका, पेनिसिलिन, एसीटोन आदि तक ही सीमित थे, लेकिन न्यू बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ साहब? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का उपयोग होने लगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होने लगा। होता क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो देखो सुनो, हमने पहली बात कर ली इंजीनियर क्या काम करते हैं। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे आएगी। क्या कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में भी क्या होगा कि जीन होते हैं या डीएनए होते हैं। इन जीन या डीएनए में क्या करना? हेर फेर करना, और हेर फेर करके क्या करना? इनमें एक नए लक्षण पैदा करना। किसका काम था? जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसका मतलब जीन, किसी भी जीव के जीन या डीएनए में हेर फेर करके उसमें नए लक्षण पैदा करना क्या कहलाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट भी क्या था? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का ही एक स्टेप था। ठीक है ना? तो ये चीज़ हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी की स्टार्टिंग हो चुकी थी, और इसकी स्टार्टिंग के साथ ही बायोटेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति पैदा हुई, नए नए प्रयोग होने लगे। ठीक है ना? अब देखो, जिनमें सबसे पहली बात तो हम यही करेंगे साहब कि पॉल वर्ग ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने क्या बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। परिभाषा क्या है पुनर्योगज डीएनए की? जब दो भिन्न जीवों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए बनाया गया या बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और ध्यान रखना, इस तकनीक का उपयोग 1983 में सबसे पहले क्या हुआ? एक तंबाकू, और कैसी तंबाकू बनाई साहब? ट्रांसजेनिक तंबाकू बनाई। ठीक है। और इस ट्रांसजेनिक तंबाकू में क्या किया? एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया की क्या एंटीबायोटिक जीन ट्रांसफर कर दी। इसका मतलब एक रोग प्रतिरोधी या प्रतिरोधक क्षमता युक्त तंबाकू पैदा की। इसको हमने क्या नाम दिया? ट्रांसजेनिक तंबाकू। एक चीज़ याद रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात हमने कर ली थी, पुनर्योगज डीएनए, या इसको हम क्या बोल देते हैं साहब कि दो डीएनए खंडों को जोड़ तोड़कर एक नया डीएनए निर्मित करना। ठीक है ना? ट्रांसजेनिक तंबाकू क्या हुआ साहब? क्या हमने
तंबाकू के पादप में किसी दूसरे जीव के जीन या डीएनए को ट्रांसफ़र किया, और ट्रांसफ़र करके इसका मतलब हमने तंबाकू की आनुवांशिकी में तो परिवर्तन कर दिया कि नहीं किया, इसलिए इसको आनुवांशिक रूपांतरित तंबाकू कहेंगे। यानी इसको हम जीएमओ, बेटा एक चीज़ याद रखना, कई बार आ जाता है ट्रांसजेनिक जीव किसे कहते हैं, या कई बार पूछ लिया जाता है जीएमओ की पूरी फुल फॉर्म बताइए, पूरा नाम बताइए। कई बार प्रश्न आ जाता है आनुवांशिक रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब किसी जीव में किसी दूसरे जीव की जीन को स्थानांतरित कर नए लक्षण पैदा किए जाते हैं तो उसे हम ट्रांसजेनिक जीव कहेंगे, या उसे हम जीएमओ जीव कहेंगे, या इसे हम आनुवांशिक रूपांतरित जीव भी कह सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी बात देखो, जीएमओ की फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या इसको आनुवांशिक रूपांतरित जीव भी कहते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के थ्रू हमने ट्रांसजेनिक जीवों का निर्माण कर दिया प्रारंभ। अब देखो हम बात करें साहब कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसके अंतर्गत हम स्टेप कौन कौन से स्टेप काम में लेते हैं, तो मैं एक बार तो इन स्टेपों को केवल एक हल्के से छोटे से डायग्राम के द्वारा तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। फिर उस डायग्राम से ही हम बात करेंगे। सबसे मुख्य क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, 3 नंबर का प्रश्न आता है। 3 नंबर का प्रश्न क्या कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत पुनर्योगज डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों के नाम बताइए, या आवश्यक संसाधनों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आता है 3 नंबर का। और उन जो आवश्यक संसाधन है उनमें से भी अनेक छोटे क्वेश्चन है जो हम साथ के साथ तुम्हें बताते रहेंगे, ठीक है। चलो अब देखो हम बात करते हैं साहब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पता है क्या करेंगे हम, वांछित लक्षणों युक्त सेल कोशिका की खोज करते हैं। अब हमें पता चला साहब ये कोशिका है, और इस कोशिका में क्या है कि विशेष प्रकार की रोग प्रतिरोधी जीन थी या है, पता चला। हमने इस सेल को उस जीव से अलग कर लिया। उदाहरण के लिए हम बात करें साहब, जैसे गोल्डन राइस के अंतर्गत डैफोडिल पादप की बीटा कैरोटीन जीन ट्रांसफर की गई। इसका मतलब हमने पता लगाया कि डैफोडिल पादप की बीटा कैरोटीन जीन होती है, और उसको यदि हम धान में ट्रांसफर कर दें तो विटामिन ए का संश्लेषण होगा। पता लगा, तो हमने पहले ये पता लगाया। ये क्या की, तो हमने साहब क्या ले ली, पहले वांछित लक्षणों युक्त कोशिका ले ली, और अब हम इसका क्या करते हैं, देखो इस कोशिका से हमने क्या प्राप्त करना है, डीएनए। तो इसका हम क्या करेंगे, कोशिकीय अपघटनकारी एंजाइम से उपचारित करेंगे, ठीक है। जैसे पादप कोशिका है तो सेल्यूलोज ले सकते हैं, पैक्टिनेज ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कवक कोशिका है तो काइटिनेज ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन बात करें सब, जैसे अगर कोई पादप कोशिका है तो उसमें विशेष प्रकार के कुछ जंतु कोशिका है तो कुछ डिटर्जेंट टाइप के अपन काम में ले सकते हैं एंजाइम। हमने क्या किया कि इस कोशिकीय अपघटनकारी एंजाइम से इस कोशिका को अपघटित कर दिया, और अपघटित करके हमने क्या किया, एक विधि और आती है सेंट्रीफ्यूगेशन, घनत्व अपकेंद्रण, और इस घनत्व अपकेंद्रण के द्वारा हम क्या करेंगे, डीएनए प्राप्त कर लिया। ये क्या प्राप्त किया हमने, वांछित डीएनए प्राप्त किया, यानी कोशिका को अपघटित कराया। अपघटित कराने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि विशेष एक ट्यूब के अंदर इसको हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, धीरे धीरे डीएनए है वो ऊपर तैरने लगता है, उसको हमने अलग किया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए को, भाई ये बहुत लंबा डीएनए है, अब इस डीएनए की हमें फोटोकॉपी बनानी है, डीएनए क्लोनिंग भी करानी है, ठीक है। तो याद रखना हम क्या करेंगे, इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसके बारे में हम आगे संसाधनों में विस्तार से पढ़ेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से हम क्या करते हैं, इसको
कट लगाते हैं और कट लगाने पर क्या होता है साहब, हमारे पास इस तरह से छोटे छोटे क्या प्राप्त हो जाते हैं, वांछित डीएनए खंड प्राप्त हो गए। ठीक है, अब सुनिए साहब, इसके बाद हमने मान लो ये डीएनए खंड सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते, हमें फोटोकॉपी बनानी है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर इसके प्रैक्टिकल खता खराब हो गया पहला प्रयोग, तो हमें वापस ये पूरी प्रोसीजर यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ेगा। झंझट नहीं लेते, हम क्या करेंगे, इस डीएनए खंड की फोटोकॉपी प्राप्त करेंगे। अब फोटोकॉपी प्राप्त करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको हम किसी कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या है, किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़कर तब ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाहक। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें, देखो मान लो ये था और ये क्या है, प्लाज्मिड। किसका काम करेगा यहाँ, वेक्टर वाहक का। ठीक है ना, ये डायग्राम आ रहा है, दिख रहा है डायग्राम। अब सुनो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड जो है इसमें भी कट लगाएंगे। ठीक है, वही काम लेंगे, क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। इससे कट लगाएंगे, इस तरह से हमने कट लगाया। ठीक है, अब सुनिए साहब, इस वांछित डीएनए खंड को हम किसमें, इसमें अंतर्रोपित कराते हैं और किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज द्वारा। ठीक है, तो देखो डीएनए लाइगेज द्वारा इसको इसमें अंतर्रोपित करा दिया। ये लो साहब, अब तुम्हें पता है प्लाज्मिड क्या है, कभी नाम सुना है, बैक्टीरिया के अंतर्गत पाया जाने वाला अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। इसका मतलब प्लाज्मिड भी क्या है, वृत्ताकार डीएनए। इधर ये क्या है, हमने वांछित कोशिका से प्राप्त किया, ये डीएनए अलग जंतु से आया, ये डीएनए अलग जीव से आया है। अब इन दोनों को हमने जोड़ा, इसका मतलब इसी को हम क्या बोले कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम अभी बहुत देर से पढ़ रहे थे पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, पता चल गया होगा, एक डीएनए यहाँ से और इसमें इसको, तो अब हमने नया डीएनए बना लिया साहब, दो डीएनए को जोड़कर, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, वापस किसी ग्राही कोशिका में रूप प्रवेश कराते हैं या ग्राही कोशिका में स्थानांतरण कराएंगे। अब ग्राही कोशिका कोई भी जीवाणु हो सकता है, जैसे एस्चेरिया कोलाई जीवाणु है, इसके अंदर हमने क्या किया साहब, इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कराया। ये लो, करा दिया। अब देखो, ग्राही कोशिका ऐसी होनी चाहिए जिसमें लगातार विभाजन करने की क्षमता अच्छी हो, क्योंकि ये लगातार विभाजन करेगी। देखो प्लाज्मिड के अंदर बड़ी विशेषता होती है, ध्यान रखना, प्लाज्मिड के बारे में हम संसाधनों के अंतर पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ केवल इतना समझ लो कि इसके अंदर विशेषता ये होती है कि ये अपना रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण खुद कर सकता है और इसके साथ हमने जिस डीएनए को जोड़ा उसका प्रतिकृतिकरण करवाने में भी सक्षम होता है। इसका मतलब जब ये कोशिका, ग्राही कोशिका लगातार विभाजन करेगी तो ये प्लाज्मिड भी अपनी फोटोकॉपी बनाएगा, ये बनाएगा तो इसकी फोटोकॉपी भी बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ साहब, इसके अंदर इस तरह से अनेक, ठीक है ना। अब इनको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं और इनसे क्या करेंगे, इस वांछित डीएनए को प्राप्त करके हमने क्या किया, अनेक प्रतियां प्राप्त कर ली और इन प्रति को प्राप्त करके अब हम क्या करेंगे, इसको जिस जीव के अंदर इन जीन को स्थानांतरित करना है, जीन स्थानांतरण की विशेष तकनीक है जो हम आगे पढ़ेंगे। उनमें से कोई भी तकनीक, जीनगन विधि काम में ले सकते हैं, ठीक है, लाइपोसक्शन विधि काम में ले सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन विधि काम में ले सकते हैं और उसके द्वारा हम वांछित जीव की कोशिका में ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करके उत्तक संवर्धन द्वारा इससे हम क्या करेंगे, एक नया पादप प्राप्त करेंगे और इस नए पादप को हमने इस सेल से प्राप्त किया है। इस सेल में वांछित जीन था तो इस पादप के अंदर भी इसके वांछित
वांछित लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। इसका मतलब ये पादप क्या होगा, रोग प्रतिरोधी होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारे स्टेप काम में लिए जाते हैं। अब एक चीज और याद रखना, हमने वांछित डीएनए को इसमें डाल के क्या किया, फोटोकॉपी प्राप्त की। तो जब या पीसीआर तकनीक द्वारा हम, तो ध्यान रखना कि वांछित डीएनए की मात्रा में जब वृद्धि की जाती है किसी प्लाज्मिड द्वारा या पीसीआर द्वारा, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उस विधि को हम या तो जीन क्लोनिंग कहते हैं, क्या कहेंगे, या तो जीन क्लोनिंग कहते हैं, या उसको हमने क्या नाम दिया, डीएनए क्लोनिंग नाम दिया। ठीक है, तो जीन क्लोनन या डीएनए क्लोनन। और क्या होता है ये कि किसी भी वांछित जीन या डीएनए खंड की अनेक फोटोकॉपी बनाना या प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है ना। अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आगे हम जो मेन क्वेश्चन भी है तुम्हारा इंपॉर्टेंट 3 नंबर का, वो है उसके संसाधन, जो अगले अपन वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।